बच्चे इसका मोल फ्रैक्शन 0.2। अगर इसका मोल फ्रैक्शन 0.2 है तो बताओ पानी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 0.8 बताया कि इन दोनों का सम क्या होगा? 1 होता है, तो ये 1 माइनस 0.2 कर देंगे तो 0.8 हो जाएगा। इन दोनों का अभी एक चीज और बताया था कि बच्चे कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन, सॉरी रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शंस, अगर इसका रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शंस दैट इज द मोलर रेशियो, बताया ना अभी? हाँ सर। तो ये भी कितना होगा? ये वैल्यू कितना होगा? दैट विल बी 0.2 अपॉन 0.8। ये कितना जाएगा? 1/4 हो जाएगा। मतलब जो दोनों पॉइंट लिखाया है इसमें यूज कर दिया मैं। फिर देखो ये इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि अगर NaOH का 1 मोल लोगे तो वाटर का कितना मोल लेना पड़ेगा? 4 मोल। 4 मोल, यही है ना? इसका यही मतलब है अगर मैं NaOH का X मोल लूंगा तो वाटर का कितना मोल लेना पड़ेगा? 4 मोल। 4x। हाँ 4x। यहाँ पर मान लेता हूँ बच्चे कि लेट की मोल्स ऑफ NaOH कितना है? दैट इज इक्वल टू X। तो मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? दैट विल बी 4 गुना हमेशा ज्यादा होगा। हाँ सर। तो अगर अच्छा एक चीज और बताओ, हमें ये मोलालिटी निकालने के लिए क्या चाहिए? एक मुझे मोल्स ऑफ NaOH चाहिए और दूसरा क्या चीज चाहिए बताओ? वाटर का मास चाहिए। वाटर का मास चाहिए, दैट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना भी नहीं भूलेंगे। हम दोनों को, हमको क्या रहेगा ना, इन दोनों का इंतजार रहेगा। मतलब ये जो डाटा दिया है ना हमको, ये दोनों फाइंड हो गया तो हमको मोलालिटी निकल गया। तो मोल्स ऑफ NaOH तो पता है X है। अब मुझे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या मोल्स ऑफ वाटर जानते हैं 4x? क्या मैं मास ऑफ वाटर निकाल सकता हूँ? बताओ। हाँ सर 4x into molar force 18 बिल्कुल 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 72x ग्राम। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो अब क्या करना है, इसमें पुट करना है। ये मोल्स कितना है? X है। ये कितना है? 4x है, सॉरी 72x, और ये इंटू 1000। तो देखो x कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा? 1000/72 मोलर स्मॉल m है। चलो अगला कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ जाता है। अच्छा ये पूछता हूँ, क्या ये जो अभी मोल फ्रैक्शन बताया, क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा? नहीं सर, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। नहीं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि दोनों ये मोल, ये ऊपर साइड भी न्यूमरेटर में भी मोल्स है और डिनोमिनेटर में भी मोल्स ही है, वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम होगा तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ओके आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। दैट वन इज अगला कॉन्सेंट्रेशन है उसको बोलते हैं ppm। इसको क्या बोला जाता है? पार्ट्स पर मिलियन ppm। इसका मतलब होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, पहले हम बोलते थे 100 ग्राम, अब क्या बोलेंगे? मिलियन का मतलब होता है 10⁶ ग्राम। क्या लिखेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन।
10⁶ ग्राम सॉल्यूशंस में कितना सॉल्यूट का मास है, दैट विल बी ppm। तो सॉल्यूट का मास भी तो ग्राम में ही होगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ग्राम में होगा, लिख लो ग्राम, लिखना है तो ग्राम में। जैसे हम मास परसेंटेज को डिफाइन कर रहे थे ना, तो 100 ग्राम के लिए डिफाइन था, बट दिस वन इज डिफाइन फॉर 10⁶ ग्राम। मिलियन का मतलब होता है 10⁶ ग्राम, 10⁶ दैट इज मिलियंस। तो इसको ppm को फॉर्मूला वाइज भी लिख सकते हैं, दैट वन इज व्हाट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशंस, और ये भी ग्राम में होगा, लिखना है तो ग्राम में लिख लीजिए, ये ग्राम में होना चाहिए, और इनटू कितना करना पड़ेगा, 10⁶। इसी तरह एक और दूसरा कंसंट्रेशन टर्म्स होता है बच्चे, दैट उसको बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। तो वो क्या, बिलियन होता है 10⁻⁹, 10⁹ को बिलियन बोलते हैं, और मिलियन को 10⁶। तो यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, डिफाइन करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशंस इन ग्राम इनटू 10⁹। अच्छा, ये ppm और ppv कब यूज किया जाता है, तो ये ध्यान रखना बच्चे कि जब एक सॉल्यूशंस में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो, उस केस में हम ppm या ppv का यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, पानी के अंदर फ्लोराइड क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है बच्चे। उस केस में हम, अगर मैं फ्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करना हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ppm या ppv का यूज करते हैं। तो ppm और ppv कब यूज किया जाता है, कि व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लो इन ए सॉल्यूशंस। तो ये ध्यान रखना है, ये भी लिख लो नीचे कि ppm और ppv आर used comma when concentrations of solute is very low in a solution। कॉन्सेंट्रेशन या इसके जगह पर अमाउंट भी लिख लेना, एक ही बात है। कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट में अमाउंट कर देना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन इज वेरी लो। एग्जाम्पल जैसे लिख लेना, x मतलब एग्जाम्पल, concentrations of F minus Cl minus in water। अगर मुझे फ्लोराइड आयन क्लोराइड आयन का वाटर में कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करना हो, ऑन दैट केस वी विल यूज द ppm और ppv। चलो हो गया, लिख लिए। हाँ सर। अभी तक बच्चे मैं 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था, उसको मैं फिर से लिखना चाहता हूँ, और ये तीनों मैं आपसे यही बोलूंगा कि आपको याद करना, और ऐसे तो मैं डिराइव करके भी बताया हूँ। एक पहला फॉर्मूला बताया था, याद करो, परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम। क्या था, परसेंटेज वेट अपॉन वेट इनटू रो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा फॉर्मूला बताया था, आई थिंक सो मोलालिटी निकालने के लिए बताया था, मोलालिटी 1000 इंटू क्या था, 1000 into molarity by 1000 into density of solution minus molarity into molar mass of solute।
मोलरिटी इंटू मोलर मोलर मास मास ऑफ सॉल्यूट। हाँ, तो ये भी ध्यान रखना है। तीसरा फॉर्मूला बताया था मोलरिटी निकालने के लिए, ही बताया था तब 10 इंटू परसेंटेज वेट अपॉन वेट, हाँ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हाँ, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ M सॉल्यूट। solute। तो ये तीनों ध्यान रखना है। लिख लो फिर से लिख लो। परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन के टर्म्स में बताया था। ये हम लोग जानते हैं कि ये क्या चीज होता है, रो ये परसेंटेज वॉल्यूम वॉल्यूम। वेट अपॉन वॉल्यूम। तो ये भी लिख लो। और ये लिखने के बाद एक क्वेश्चन लिखिए। लिख लिया ना, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखिए 4A 1.5 मोलर NaOH solutions डेंसिटी दे दिया सॉल्यूशन का 1.2 ग्राम पर ml। NaOH सॉल्यूशन कैलकुलेट पहला बिट मोलालिटी स्मॉल m, दूसरा परसेंटेज वेट अपॉन वेट, तीसरा परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम, चौथा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, पांचवा ppm। तो अभी जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाए उसको आपको निकालना है। अब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इसलिए मैं फॉर्मूला को रिकॉल करवाया एक बार। मोलरिटी दिया हुआ है तो मोलरिटी का फॉर्मूला आपके सामने है, और मुझे कैलकुलेट करके बताओ चारों पांचों बिट जल्दी। मोलालिटी 25/19 होगा। 1.3 पांचों कैलकुलेट करो, फिर मैं आंसर सुनूंगा। पांचों एक एक करके पांचों कैलकुलेट करो और फिर उसके बाद आंसर बताओ।
हुआ। सर बताए। हाँ बताओ। सर मोलालिटी होगा 1.3 मोलबिलिटी होगा 1.3। अच्छा और वेट अपन वेट परसेंटेज वेट अपन वेट होगा 5 हाँ परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम 6 बिल्कुल। और হচ্ছে মোল ফ্র্যাকশন होगा 0.023 0.023। चलो कैलकुलेट नहीं किया मैंने। हाँ फिर उसके बाद और पीपीएम होगा 5 × 10⁴ बिल्कुल सही है सही है। चलो जिनसे नहीं हो रहा है यहाँ पर देखिए। पहला मोलरिटी निकालना है। मोलरिटी 1000 इंटू मोलरिटी 1.5 अपॉन 1000 इंटू 1.2 माइनस 1.5 इंटू 40 सॉल्यूट NaOH ये 40 ना ऐसे ही। हाँ 40। चलो ये देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 पॉइंट कैंसल 1500। 1500 ये कितना हो जाएगा 1200। 1200 ये कितना हो जाएगा 60 हाँ 60। ये कितना हो जाएगा 1500 1500 by 1140 40। हाँ तो ये कैलकुलेट करते थे कितना आया 1.3 1.3। चलो मोलर ये पहला हो गया। दूसरा क्या था निकालना परसेंटेज दैट इज द वेट अपॉन वेट परसेंटेज। तो इसका भी तुरंत फॉर्मूला बताया था मोलरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज वेट अपॉन वेट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशंस अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये कितना हो जाएगा 10 परसेंटेज वेट अपॉन वेट निकालना था बच्चे इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 और ये 40 और ये तो 1.5 होगा। मोलरिटी दैट इज इक्वल टू 1.5 ये दिया हुआ क्वेश्चन में। तो परसेंटेज वेट अपॉन वेट निकालोगे यहाँ से तो 5% है। कुछ नहीं करना है इसको इधर लाओ डिवाइड करो हो गया। अब परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम निकल जाएगा। परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम 5 × 1.2 ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 1.2। तो ये कितना होता है 6%। नेक्स्ट है पहले पीपीएम निकाल लेते हैं। पीपीएम क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूट 5/100 × 10⁶। तो मास ऑफ सॉल्यूट चलो पहले मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं तो फिर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है बच्चे। इसको इसमें दिक्कत हो सकता है ये कैलकुलेट करना है। चलो तो हम देखो 1.5 मोलर का मतलब क्या होता है। यही मतलब होता है ना कि मोल्स ऑफ NaOH कितना होगा 1.5 व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml होगा ना। इससे यही मतलब निकाल सकते हैं। हाँ सर। अच्छा चलो ये मास ऑफ NaOH कितना हो जाएगा बताओ 1.5 × 40 60 कितना हो जाएगा 60 ना 1560 हाँ 60। चलो इसी तरह बताओ मास ऑफ चलो सॉल्यूशन
सॉल्यूशंस। ये कितना हो जाएगा? डेंसिटी जानते हैं हम लोग, 1.2 into डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो 1000 इंटू 1.2, ये कितना आ जाएगा? 1200। 1200 ग्राम। हाँ। चलो, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH चाहिए तो ये क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, दैट इज द मोल्स ऑफ NaOH अपॉन टोटल मोल्स। हाँ। और वहां से सर वाटर का अमाउंट भी निकल जाएगा, वाटर का वॉल्यूम, वाटर का अमाउंट निकल जाएगा, बिल्कुल। ये दोनों को माइनस करेंगे तो वाटर का अमाउंट निकल जाएगा, कहना सही है। तो वो तो गया। NaOH का मोल्स, NaOH का मोल तो जानते ही है 1.5 होता है। NaOH का मोल्स 1.5। और वाटर का ये इसलिए निकाले हैं ताकि आप वाटर का मास बता सको। तो वाटर का मास कितना हो जाएगा? 1140। अपन मोल्स निकालना है तो 18 से डिवाइड। कैलकुलेट किया, कितना आया? तरीका बता दिया। तो 0.023। 0.023 ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पूछता तो क्या करते? ऊपर वाटर 1140/18 कर देते। 1 minus 0.023 that will be the mole fractions of water। चलो, ये भी हो गया। अब लास्ट हम लोग आते हैं, that one is ppm निकालना। देखो, ppm का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। लिख सकता हूँ, बताओ। हाँ सर। ये क्या है बताओ? परसेंटेज वेट अपॉन वेट। परसेंटेज वेट अपॉन वेट कितना आया था बताओ? 5। हो जाएगा। हाँ सर। तो ppm को हम परसेंटेज वेट अपॉन वेट इंटू 10⁴ भी लिख सकते हैं। हाँ सर। इसलिए इसी तरह ppv को हम परसेंटेज वेट अपॉन वेट इंटू 10⁻7 लिख सकते हैं। चलो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिख लिए होंगे ये हाँ सब। सर। तो लगभग जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स था, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं। आप वहां पर हेडिंग लिख लो, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी कैपिटल M लिख लेना यहाँ पर। विल बी डिस्कस्ड इन redox reactions, इक्विवेलेंट वेट, ऐसे इक्विवेलेंट वेट एंड redox reaction। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम लेटर ऑन जब इक्विवेलेंट वेट ऑन रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें ये टर्म को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि इसको समझने के लिए मुझे इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ये सबसे हमको जानकारी होना चाहिए। इसलिए ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। समझा ये चीज? हाँ सर। ये लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको बीच में इसको एंट्री नहीं देंगे। इसको एंट्री देंगे तो फिर दिक्कत होगा, इक्विवेलेंट से हमको परिचित नहीं। उसके लिए पेज खाली रखें? चलो, नहीं, वहां पर हम पढ़ाएंगे, खाली रखने की जरूरत नहीं है। खाली इतना लिख लो कि यहाँ पर ये पार्ट हम वहां पर डिस्कस करेंगे, ताकि नॉर्मलिटी को देखकर आपको ये पार्ट रिफर करने की जरूरत पड़ जाए वहां पर। ओके। समझा? हाँ सर। चलो, अब जितनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स था सबसे डील कर ली। अब उसके बाद लिखिए एप्लीकेशन ऑफ मोलरिटी। एप्लीकेशन ऑफ मोलरिटी, एप्लीकेशन ऑफ मोलरिटी। एप्लीकेशन ऑफ मोलरिटी।
सबसे पहले हम देखेंगे डाइल्यूशन बच्चे। ये डाइल्यूशन क्या होता है भाई? डाइल्यूशन इज व्हाट? This is nothing but the addition of solvent. Addition of solvent is dilution. जैसे दूध के अंदर पानी मिला देंगे तो क्या हो गया? डाइल्यूट हो जाएगा। समझ रहे हो? Dilution is nothing but the adding of पानी, adding of solvent in a given solutions. अब देखो, देखो बच्चे, ये मोलरिटी जिसको हम कॉन्सेंट्रेशन भी बुलाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन। अब के बाद ना कॉन्सेंट्रेशन जब बोले कॉन्सेंट्रेशन, देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, बट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मेनली आपको मोलरिटी को रिफर करेगा। कॉन्सेंट्रेशन बोलूंगा तो आपके दिमाग में मोलरिटी स्ट्राइक करना चाहिए। तो ये मोलरिटी क्या होता है बच्चे? दैट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। अच्छा एक चीज देखो, जब हम डाइल्यूट करेंगे, पानी मिलाएंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। पानी मिलाएंगे, एक सॉल्यूशन है, एक दूध है, मान लो 1 लीटर का दूध है और इसमें हम 1 लीटर और पानी मिला दिए, 1 लीटर पानी मिलाएं तो क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया। हाँ, तो ये बताओ कॉन्सेंट्रेशन पर क्या फर्क पड़ेगा इसका? इसमें दूध का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या इसमें दूध का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? पहले में ज्यादा है। पहले में ज्यादा है। पहले में ज्यादा, तो मैं बोल सकता हूँ क्या कॉन्सेंट्रेशन घटेगा? जब भी आप डाइल्यूशन करोगे भाई साहब, तो ये क्या होगा बताओ? मोलरिटी या कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज, बढ़ेगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, इनवर्सली रिलेटेड है। अच्छा ये बताओ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? फिक्स्ड रहेगा। हाँ, ये कांस्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखना बच्चे। जैसे यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो, 1 लीटर का आपने 1 लीटर शरबत बनाया, उसमें आप मान लो कि 20 ग्राम चीनी मिलाया, 20 ग्राम चीनी मिलाकर 1 लीटर शरबत बनाया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? उसमें 1 लीटर और पानी मिला दिए, तो यहाँ पर भी इसमें डाइल्यूशन करने के बाद भी चीनी का अमाउंट 20 ग्राम ही रहेगा, 20 के जगह 40 ग्राम नहीं हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना है, सॉल्यूट का मोल्स फिक्स्ड रहेगा, मास फिक्स्ड रहेगा डाइल्यूशन के दौरान, तो ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसी चीज का फायदा उठाते हैं बच्चे। चलो ये लिखने के बाद यहाँ पर आगे, तो जब भी हम डाइल्यूट करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन घटेगा और सॉल्यूट का मोल्स क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। ये चीज समझते हो ना? हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहता बच्चा कि सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 2 टाइम्स। ऐसा अगर कहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखना सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड 10 टाइम्स, सॉल्यूशन इज 10 टाइम्स डाइल्यूटेड, सॉल्यूशन इज 10 टाइम्स डाइल्यूटेड। अगर इस तरह का स्टेटमेंट कहीं लिखा हुआ बच्चे, सॉल्यूशन इज 10 टाइम डाइल्यूटेड, इसका मतलब होता है बच्चे ये जो फाइनल वॉल्यूम होगा दैट विल बी 10 VI। समझे ये चीज? ये जो फाइनल होगा बच्चे दैट विल बी 10 VI, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा बच्चे, ये जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट विल बी 1/10 MI/10। समझा? कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यही चीज तो बता रहे थे यहाँ पर। जैसे अगर कहीं यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्यूशन इज 2 टाइम्स डाइल्यूटेड, इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चे बताओ? वॉल्यूम इनिशियल 2 VI। मतलब अगर ये इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर है तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4 लीटर हो जाएगा। ये मतलब हुआ ना? हाँ सर। और कॉन्सेंट्रेशन अगर मान लो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर है तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा बताओ? 0.2/2 दैट इज 0.1 मोलर। तो यहाँ पर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा बच्चे? दैट वन इज
MI/2 2 लिख लिए होंगे। अब यहाँ पर देखो, जैसे मान लो कि एक सॉल्यूशन है बच्चे, इस सॉल्यूशन का मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है। इसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट करेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा और इसका मोलरिटी मान लो M2 है और वॉल्यूम V2। अच्छा बताओ M1 और M2 में बड़ा कौन होगा? M1 M1। बिल्कुल, M1 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा M2 से। और वॉल्यूम V2 V2। ये 1 लीटर है तो 1 लीटर पानी मिलाएंगे तो ये 2 लीटर बन जाएगा। अच्छा, ये जो सॉल्यूशन है बच्चे, इस सॉल्यूशन में फिक्स्ड क्या है? यहाँ पर जो सॉल्यूट होगा weight of solute और moles of solute। हाँ, वेट ऑफ सॉल्यूट या मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये कांस्टेंट रहेगा। जितना यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर होगा ना? यही तो अभी बात कर रहे थे। बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन moles of solute will remain conserved, moles of solute will be constant। तो क्या मैं लिख हाँ सकता हूँ यही, moles of solute before dilution become equal to moles of solute after dilution। डाइल्यूशन। अच्छा, ये सॉल्यूट का मोल्स कैसे निकालेंगे अगर मोलरिटी और वॉल्यूम दिया रहता है तो? M1 V1 कर देंगे मोलरिटी बाय वॉल्यूम इनटू हाँ। वॉल्यूम। M1 V1 तो लिखता हाँ। हूँ M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ये जब मोलरिटी पढ़ा रहा था तो बताया था कि मोल्स, अगर मोलरिटी और वॉल्यूम दिया रहेगा तो मोल्स सॉल्यूट का मोल्स कैसे निकालते हैं, तो ये ध्यान रखना। मतलब यहाँ पर जितना मोल्स होगा उतना ही यहाँ पर मोल्स होगा। अगर ये हो गया तो एक क्वेश्चन लिखना। देखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर, calculate the volume of water added, calculate the volume of water added such that concentration of 20 ml of 0.2 molar 20 ml of 0.2 molar HCl solutions become 0.01। फिर से मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड सच दैट concentration of 20 ml of 0.2 molar HCl solution become 0.01 molar। चलो ट्राई करो एक बार। ml क्या 380 ml 380 हाँ 380 ml 380 ml आ रहा है तो बिल्कुल सही है। हाँ सर 380 ml। हाँ सर 380। सबका 380 है, किसी का 400 नहीं आया। देखो, इस तरह का क्वेश्चन में बच्चे
वो जो ऑप्शन प्रोवाइड करेगा ना तो 400 भी रहेगा, और कोई V2 का वैल्यू निकाल के V2 का वैल्यू 400 आएगा और उसी को टिक करके आगे बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चंस में ये चीज ऑब्जर्व करना जरूरी है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। एग्जामिनर आपको हर एक तरीका से वो ट्राई करेगा कि आपसे वो क्वेश्चन अलग हो, आपसे वो क्वेश्चन गलत हो, बट आपको क्या क्वेश्चन में पूछा गया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो चीज आपको क्या करना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा और उसी पर फोकस करना पड़ेगा। चलो तो यहाँ पर देखो, ये जिनसे नहीं हो पाए देख लीजिए एक बार। ये एक कंटेनर है बच्चे, ये कंटेनर है जिसका वॉल्यूम 20 ml दिया हुआ है और कंसंट्रेशन 0.2 मोलर दिया। अब इसमें क्या करें, इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं तो क्या होगा, ये 0.1 से घटकर 0.01 मोलर, और ये वॉल्यूम कितना हुआ पता नहीं, V2 मान लेते हैं। इसमें कुछ पानी मिलाएं तब जाकर फाइनल वॉल्यूम V2 होगा। तो हम क्या करना है, यहाँ पर जितना मोल्स होगा और यहाँ पर जितना मोल्स होगा बराबर होगा, यही जानते हैं मोल्स कंजर्व रहता है। तो यहाँ पर मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 × 0.2 दैट विल बी इक्वल टू V2, ये V2 फाइनल वॉल्यूम है, V2 × 0.01। यहाँ से V2 का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 400 ml आएगा, लीटर नहीं ml, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम V1 दिया हुआ है ml में दिया हुआ है, तो V2 का वैल्यू भी ml में आएगा। देखो इस सॉल्यूशंस में क्या, ये जो V2 है उसमें ये 20 ml प्लस कितना पानी मिला हो दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड अगर निकालना है, कितना पानी मिलाया है निकालना है बच्चे, दैट विल बी 400 माइनस 20। ये 20 ml तो पहले से ही था तो उसको माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, तो 80 ml। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, what is the quantity of water that should be added, what is the quantity of water that should be added to 16 gram methanol to make the mole fractions of methanol as 0.25। फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन, what is the quantities of water that should be added 16 gram methanol to make the mole fractions of methanol as 0.25। सॉल्व कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, 16 ग्राम मिथानल में कितना पानी मिलाएं ताकि मिथानल का मोल फ्रैक्शन 0.25 हो जाए, ये क्वेश्चन है बच्चे। क्या 27 ग्राम, बिल्कुल गुड। अगर 27 ग्राम आता तो बहुत अच्छा। 27 ग्राम, हाँ 27 ग्राम, हाँ सर 27 ग्राम ही आया। चलो बहुत अच्छा।
और इनसे नहीं बना, ट्राई करो एक बार। सर किसकी तरफ से बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है? अरे किनके तरफ से आवाज आ रहा है? बंद कर लो, म्यूट कर लो। अब लग रहा है कि मोल फ्रैक्शन ज्यादा पढ़ लिए हैं। हाँ सर। अच्छा, इसमें से और एक टॉपिक है इडियोमेट्री। इडियोमेट्री इडियोमेट्री पढ़ने के बाद हम उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, दैट वन इज एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये दोनों डिस्कस करने के बाद ये चैप्टर खत्म कर देंगे। और उसके बाद में भी कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, रिडॉक्स रिएक्शंस या स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स? रिडॉक्स रिएक्शन ही स्टार्ट कर देते हैं। तो पूरा आपका जो इसको बोलते हैं, ये जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं इसको मोल पार्ट 1 बोलते हैं, और जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है उसको हम मोल पार्ट 2 बोलते हैं। तो पूरा जो मोल कॉन्सेप्ट है पूरा 1 और 2 पार्ट दोनों ओवर हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़ने के बाद पीरियोडिक टेबल्स और केमिकल बॉन्डिंग आर द बैकबोन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये दोनों चैप्टर्स अगर आपको समझ में आ रहा है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके कंट्रोल में है। अगर ये दोनों चैप्टर्स समझने में थोड़ा दिक्कत हो गया तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे हाथ से चला गया। तो पीरियोडिक टेबल्स और केमिकल बॉन्डिंग में अपने आप को ज्यादा अटेंटिव रखना है। तो वो दोनों चैप्टर्स खत्म, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म। चलो, तो ये होने के बाद क्वेश्चंस कर लिए होंगे, जिनसे नहीं हुआ देखिए। तो ये बोल रहा है कि 16 ग्राम मिथानॉल है। मिथानॉल का फॉर्मूला CH3OH होता है। किनका मतलब म्यूट करें अपने आप को मैं क्या बोला था कि जब कुछ बोलना है तो अपने आप को क्या करें, अनम्यूट करें, और उसके बाद आप ओनली म्यूट करके चीजें सुने और दूसरे को सुनने दे। इसे मान लो कि X ग्राम पानी मिला है, मिलाने के बाद क्या हो गया, सॉल्यूशन बनेगा। जो भी मिथानॉल का सॉल्यूशन बनेगा। और ये बोला कि ये मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा ना बच्चे, ये जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें जो मोल फ्रैक्शंस ऑफ मिथानॉल होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, 0.25, मीन्स 1/4 होना चाहिए। 1/4 होना चाहिए। चलो, तो अब निकालते हैं। देखो, मोल फ्रैक्शंस ऑफ मिथानॉल जो कितना है, 1/4 है बच्चे, दैट इज इक्वल टू इसका मोल फ्रैक्शंस, मोल कैसे निकालेंगे, 16 अपॉन इसका मोलर मास कितना है, 32 अपॉन ये कितना आएगा, 1/2। 1/2 प्लस इसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, x/18। यहाँ से क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकाल लो। आई थिंक सो इतना डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर कर देता हूँ लोगों को। 1/4 दैट इज इक्वल टू 1/2, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2 और 18 का, चलो 36 18 प्लस 2x, ये कितना टाइम में, 18 दूनी 36, 18 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा, दैट इज 1/4 इज इक्वल टू, ये 1 हो गया 1/1, और ये 18 प्लस 2x अपॉन 18,
अब क्या करते हैं, 1/4 इज इक्वल टू ये 18 by 18 plus 2x. अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको इधर लेकर जाइए, 18 + 2x दैट इज इक्वल टू 18 × 4। अब यहाँ से 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 18 × 4 माइनस 18/2। ये कैलकुलेट करोगे तो आपका 27 आ जाएगा। ये 72 होता है, 72 माइनस 18 कर देना, बाई 2 करना, दैट विल कम 27। तो पहला डाइल्यूशन समझ गया, उसके बाद लिखो नेक्स्ट बच्चे, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, सेकंड एप्लीकेशन दैट इज मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। ये सब जो चीजें पढ़ा रहा हूँ बच्चे, ये सब चीजें में अगर कमांड अच्छा होगा तो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम अच्छा होने जा रहा है। उसका बेस हम यहीं से बना रहे हैं, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। वहां पर हम ये सब चीज छोटे छोटा चीज नहीं बताएंगे। इसमें ही पहला लिखो, मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिव आइडियल सॉल्यूशन। एक बात मैं बता देता हूँ, आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चे। आइडियल सॉल्यूशंस में जो फाइनल वॉल्यूम होगा दैट विल बी V1 + V2। आइडियल सॉल्यूशन होता है लिक्विड सॉल्यूशंस में। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब होता है जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। रॉल्स लॉ क्या होता है, दैट विल डिस्कस इन द सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बट इतना ध्यान रखना, आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या, फाइनल वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू V1 + V2। अब ये नॉन रिएक्टिव सॉल्यूशंस, नॉन रिएक्टिव मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिव आइडियल सॉल्यूशन, इसे इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। चलो तो इसको देखो, पहले फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं। एक सॉल्यूशन है बच्चे, एक सॉल्यूशन, ये इसका मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम V1। ये एक और सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी M2 है और वॉल्यूम V2 है। ये दोनों, ये जो सॉल्यूशन है और ये जो सॉल्यूशन है आपस में रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये आपस में रिएक्ट नहीं कर रहा है। ये दोनों को जब मिलाएंगे, मिलाकर क्या पड़ेगा, फाइनल सॉल्यूशन बनेगा। इसका जो मोलरिटी है मान लो कि MF है और इसका जो वॉल्यूम है VF है। तो अगर ये आइडियल सॉल्यूशन है तो VF इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बताओ, V1 + V2। V1 + V2 बिल्कुल आइडियल सॉल्यूशन है तो हम लिख सकते हैं। तो बताओ, जैसे मोल हमेशा कंजर्व रहता है, यहाँ पर मान लो कि 5 मोल्स है और यहाँ पर भी मान लो कि 10 मोल्स है, तो यहाँ पर टोटल कितना मोल्स होगा बताओ, 15 मोल। 5 मोल + 10 मोल 15 मोल्स। तो हम क्या करेंगे, मोल्स को कंजर्व करेंगे। यहाँ पर जितना मोल्स होगा प्लस यहाँ पर जितना मोल्स होगा इक्वल टू यहाँ पर इतना मोल्स। समझ गया। यहाँ पर मोल्स कैसे निकालेंगे बताओ मुझे, M1 V1 M1 V1 यहाँ पर मोल्स कैसे निकालेंगे, M2 V2 plus और M2 यहाँ पर मोल्स कैसे निकालेंगे। MF VF। तो यहाँ पर मैं फाइनल मोल्स निकाल सकता हूँ, बताओ देखो, M1 V1 + M2 V2 अपॉन V1 + V2। तो लिखो जल्दी।
हो गया तो लिख सर। लिए? हाँ सर। चलो लिख लिए तो एक क्वेश्चन लिखिए। 200 ml 200 ml of 3 molar HCl को हम 300 ml of 2 molar HCl के साथ मिक्स किए, और ये भी बोल दिया ये दोनों को मिक्स किए, और ये जो फाइनल सॉल्यूशन है बच्चे, फाइनल सॉल्यूशन इज मेड अप टू 1500 ml। एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन लिखने के बाद एक चीज ध्यान रखना बच्चे, अगर मैं यहाँ पर बता दिया हूं बच्चे कि फाइनल सॉल्यूशन मेरा 1500 हो गया, यहाँ पर ऐसा मत गलती करना कि फाइनल सॉल्यूशन 200 प्लस 300 500 ml। अगर क्वेश्चंस में ये फाइनल सॉल्यूशन हम नहीं देते तो आप बोलते 500। समझ रहे बच्चे? हाँ सर। हाँ, अगर मैं क्वेश्चंस में ऑलरेडी बता दिया हूं कि आपको 1500 ml का फाइनल सॉल्यूशन बनाना है, तो यहाँ पर फाइनल सॉल्यूशन आप 1500 ही लोगे, 500 मत लेना। चलो क्वेश्चन बनाओ जल्दी से, ट्राई करो। क्या करना है, यहाँ पर मोल्स निकालो और यहाँ पर मोल्स निकालो, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर मोल्स। मीन्स आपको क्या करना है, फाइनल मोलरिटी निकालना है सॉल्यूशन का, जो फाइनल सॉल्यूशन का मोलरिटी बताओ। और ये भी देख रहे हो ये दोनों नॉन रिएक्टिव सॉल्यूशन है, HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। 0.8। 0.8, हाँ बिल्कुल 0.8 सही है, बिल्कुल सही है। देखो ये एक सॉल्यूशन है, तो कितना 200 ml और ये 3 मोलर का है। ये एक और सॉल्यूशन है जो कि आपका 300 ml और 2 मोलर का है। ये दोनों को मिलाकर हम फाइनल सॉल्यूशन बनाए, और फाइनल सॉल्यूशन में वॉल्यूम पहले से बता दिए कि 1500 ml का फाइनल सॉल्यूशन बनाइए आप, और यहाँ से आपको फाइनल मोलरिटी पूछा गया है। तो यहाँ पर मोल्स अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 600। यहाँ पर कितना हो जाएगा 600 दैट इज इक्वल टू 1500 इंटू MF। MF का वैल्यू क्या हो जाएगा 1200 अपॉन 1500। ये कितना हो जाएगा 4/5। 4/5 दैट इज 0.8। चलो एक और क्वेश्चन लिखो जल्दी से, लिखो लिखो द वॉल्यूम ऑफ वाटर, द वॉल्यूम ऑफ वाटर that must be added, volume of water that must be added to a mixture of 250 ml of 0.6 molar HCl and 750 ml of 0.2 molar HCl
HCl to obtain 0.2 molar solutions to obtain 0.2 molar solution of HCl will be dash ट्राई कीजिए एक बार। टू 200 ml. हाँ बिल्कुल गुड 200 ml 200 ml is the right answer। तो 200 ml ही आया ना सबका। हाँ सर 200 हाँ, सर। ml है। चलिए जिनसे नहीं बना एक बार देख लीजिए। देखिए ये एक सॉल्यूशंस है इतना 250 ml ऑफ 0.6 मोलर। ये एक और सॉल्यूशंस है 750 ml का और 0.2 मोलर। क्या करना है बोल रहा है एक फाइनल सॉल्यूशन बनाना है और फाइनल सॉल्यूशन का मोलरिटी बता दिया है कि 0.25 मोलर होना चाहिए। मतलब बोला जा रहा है कि कितना ml ऐसे समझो कितना ml पानी मिलाएं ताकि मेरा फाइनल सॉल्यूशन 0.25 मोलर का हो जाए। तो अभी मुझे बताओ कि व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम। 1000 फाइनल वॉल्यूम कितना 250 प्लस 700 प्लस x 1200 1000 प्लस x ml। फाइनल वॉल्यूम मेरा यही हो जाएगा। अब ये हो गया तो क्वेश्चंस बताओ। यहाँ पर मोल्स प्लस यहाँ पर मोल्स नहीं है सॉल्यूट का मोल्स नहीं है। यहाँ पर मोल्स प्लस यहाँ पर मोल्स दैट विल इक्वल टू यहाँ पर मोल्स। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या करना है 250 इंटू 0 पॉइंट यही इक्वेशन बनेगा प्लस 750 इंटू 0.4 दैट इज इक्वल टू 0.25 इंटू 100 प्लस 1000 प्लस यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिए उतना ही ml पानी मिलाएंगे तभी ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इसका इतना हो पाएगा। तो यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आएगा 200 ml आएगा।
उसके बाद लिखिए सेकंड, ये पहला पार्ट था मिक्सिंग ऑफ, क्या था, मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिव आइडियल सॉल्यूशन। अभी सेकंड पार्ट लिखिए मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिव आइडियल सॉल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग आइडियल सॉल्यूशंस, मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिव आइडियल सॉल्यूशन। Mixing of reactive ideal solutions. इसको एक क्वेश्चन भी समझेंगे। क्वेश्चन लिखिए आप, 200 ml of 0.3 molar NaOH plus 300 ml of 0.1 molar HCl वो मिक्स किए हैं भाई साहब, मिक्स किए तो कैसे इसको डील करेंगे देखो। अब ये हमको पता है कि NaOH और HCl रिएक्शंस करेगा, पहले रिएक्शंस नहीं कर रहा था, अभी रिएक्शंस करेगा तो कैसे डील करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप रिएक्शन लिखो, HCl और NaOH जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, NaCl प्लस वाटर। वाटर। पहले इस रिएक्शन लिख लेना। अब यहाँ पर बताओ मिलीमोल्स, HCl का मिलीमोल्स कितना है बताओ, कितना है, 30 है, 30 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 मिलीमोल्स। इसका मिलीमोल्स कितना है बताओ, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 60 है। 60। तो सबसे पहले ये करना बच्चे, ये दोनों रिएक्शंस करेगा, पहले रिएक्शंस नहीं कर रहा था, तो अगर रिएक्शंस करेगा बच्चे तो सबसे पहले ये बताओ कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, कौन पहले खत्म होगा, HCl। तो देखो हम क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के क्या करते थे, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एक बैलेंस रिएक्शंस में गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और उसमें से जो मिनिमम वैल्यू होता था दैट विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये कितना जाएगा 30/1 और ये दूसरा क्या है 60/1, और उसमें ये मिनिमम वैल्यू है तो ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब ये 0 होगा, समझा, ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो यही सब चीज डिसाइड करेगा। अगर 30 मिलीमोल्स के लिए इसका भी 30 मिलीमोल चाहिए तो हम बोल सकते हैं कि मोल्स ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NaOH लेफ्ट कितना बचेगा बताओ, 30। ये क्वेश्चन पूछ सकता था, ऐसे पूछ सकता था कि फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का होगा या बेसिक नेचर का होगा, तो क्या बोलते बताओ, बेसिक। NaOH रिमेन रहेगा क्योंकि बेस बच रहा है ना, बेस बच रहा है तो बेसिक नेचर का होगा। अच्छा सॉल्ट कितना बनेगा बताओ, ये भी 30 मिलीमोल्स बनेगा। हाँ। आगे जाकर ये पढ़ोगे, ये जो सॉल्ट है NaCl, ये जो सॉल्ट है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्ट, या हम लोग बोलते हैं दिस इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये एक पहला क्वेश्चन पूछ सकता था कि फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का होगा या बेसिक नेचर का होगा, तो हम बोलते हैं बेस बच रहा है तो बेसिक नेचर का होगा। ये भी बोल सकता है कि फाइनल pH 7 से कम होगा या 7 से ज्यादा होगा, तो क्या बोलते बताओ, 7 से ज्यादा होगा। 7 से ज्यादा होगा। बेसिक सॉल्यूशन मतलब pH विल बी ग्रेटर देन 7, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था। अच्छा यहाँ पर बताओ,
अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH निकालना है तो क्या होगा बताओ। इसका मिलीमोल्स तो जानते हैं भाई साहब, इसका टोटल वॉल्यूम बताओ, सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना है, कितना है 500 अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई मत करना, ये भी मिलीमोल्स में है, ये भी ml में है, तो काम चल जाएगा। यहाँ पर 1000 इंट्रोड्यूस मत करना, समझ रहे हो बात को। हाँ ऐसा मत बोलना कि ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर, ऊपर भी तो ये मिलीमोल्स में है। हाँ। देखो अगर ये मिलीमोल्स में है तो इसको मोल्स में बदलने के लिए क्या करते भाई साहब, अगर ये लीटर ml में है तो लीटर में बदलने के लिए क्या करते, ये तो कैंसिल हो जाता है। हाँ तो यही क्या हो जाएगा, इतना मोलर मेरा आंसर हो जाएगा। समझा ये चीज। हाँ सर। हाँ सर। चलो लिख लो। चलो क्वेश्चन लिखो, व्हाट वॉल्यूम इन ml, what volume in ml, what volume of in ml of 0.2 molar H2SO4 solution, H2SO4 solution should be mixed with 40 ml of 0.1 molar NaOH solution, NaOH solutions such that the resulting solution has the concentrations of H2SO4, resulting solution has the concentration of H2SO4 as such that resulting solution has the concentration of H2SO4 as 0.1 molar, concentration of H2SO4 as 0.1 molar। ट्राई कीजिए एक बार पहले। सिक्सटी ml कितना, 60 हाँ 60 ml, गुड, वेरी गुड, 60 ml,
इस बार नीट का एग्जाम आप लोग दे रहे हो? कौन कौन नीट का एग्जाम? मैं पूछ रहा हूँ कि नीट का एग्जाम इस बार जो होगा कौन कौन दे रहे हो? कोई नहीं दे रहे हो? हाँ सर देंगे। देगा, ओके। और सब? हाँ सर। हाँ सर, नहीं, हाँ सर दूंगा। अच्छा। तो 60 ml आएगा। 60 ml इज द राइट आंसर। देखो कैसे करना है। ये क्या रिएक्शंस लिख लीजिए पहले। H2SO4 2 मोल NaOH के साथ रिएक्ट कर कर सोडियम सल्फेट बनाता है प्लस वाटर। ये देखिए क्वेश्चन में H2SO4 का क्या डाटा दिया हुआ है? 0.2 मोलर। इसका कितना वॉल्यूम मिला है? H2SO4 मिला है। NaOH का तो डाटा दिया हुआ है 40 ml और 0.1 मोलर। इसका डाटा दिया हुआ है 0.2 मोलर। कितना वॉल्यूम मिला है पता नहीं, मान लेते हैं कि VML H2SO4 40 ml 0.1 मोलर NaOH के साथ मिलाएंगे सच दैट फाइनल H2SO4 जो लेफ्ट होगा दैट विल बी 0.01 मोलर। ऐसा क्वेश्चन बोला जा रहा है। मतलब ये बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है बच्चे कि H2SO4 बचा हुआ है। अगर H2SO4 बचा हुआ है तो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा बताओ? NaOH। बिल्कुल, ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। ये क्वेश्चन में बोल दिया है कि NaOH बचा हुआ है तो ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये मेरा अगर लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका मिलीमोल्स कितना है देख लो। कितना है? 4 मिलीमोल्स। 4 मिलीमोल्स। इसका मिलीमोल्स कितना हो जाएगा बताओ? 0.2 भी। 0.2 भी मिलीमोल्स। ओके, ये तो पूरा जीरो होगा भाई, ये तो पूरा जीरो होगा। हाँ। ये लिमिटिंग रिएजेंट। ये कितना रिएक्ट करेगा कैसे बताओ? देखो 4 1 मिलीमोल। मोल के लिए 2 मोल, या ऐसे बोल सकते हैं 2 मोल NaOH 1 मोल H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो 4 मोल कितना के साथ करेगा? 2 2 मोल। मोल के 2 2 मिलीमोल। मोल के साथ, 2 हाँ। मिलीमोल्स के साथ। तो हम क्या करेंगे? ये तो टोटल वॉल्यूम है भाई साहब, टोटल मिलीमोल्स है। इसमें ये 2 मिलीमोल्स रिएक्ट कर जाएगा। हाँ। मतलब यही इतना मिलीमोल्स H2SO4, मतलब लिख सकते हैं मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 लेफ्ट। बचा हुआ कितना रह गया? दैट इज 0.2 V - 2। ये बचा रह गया। अगर ये मिलीमोल्स बचा रह गया तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे? दैट इज 0.2 V - 2 अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम V कितना हो + जाएगा? 40। V + 40। प्लस V। और इसी को कितना इक्वल करना? 0.01 के इक्वल करना। 0.1 हो। 0.1 या 0.01? 0.1। 0.1। तो यहाँ से V का वैल्यू निकालोगे तो ये 60 ml है। चलो तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। चलो ओके, थैंक यू एवरीवन।